अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, डिबायस मॉडल ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी, जिसमें हम इस लेक्चर में डेंसिटी ऑफ मोड्स को भी डिस्कस करेंगे विद कंप्लीट इंटीग्रेशंस जो भी हमारे पास हैं, ऑल स्टेप्स को सॉल्व करके चलेंगे। ठीक है, तो ये इस थ्योरी से भी नहीं घबराना। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या कहती है। सबसे पहले हमारे पास था क्लासिकल मॉडल, उसके बाद आइंस्टाइन ने मॉडल दिया। आइंस्टाइन ने मॉडल में क्या कहा कि जो क्रिस्टल है उसमें जो एटम्स हैं वो क्या है, एटम्स आर इंडिपेंडेंट, कि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और सारे एटम एक ही नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मूव करते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, बल्कि एटम्स इलास्टिक स्प्रिंग्स की मदद से आपस में क्या है, कनेक्टेड होते हैं और क्या है, एटम्स कपल्ड होते हैं। ठीक है, हमने जब लैटिस वाइब्रेशंस का चैप्टर स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने ये बात डिस्कस की थी कि एटम्स क्या है, आपस में कपल्ड होते हैं और बाय इलास्टिक स्प्रिंग्स एंड कैन नॉट वाइब्रेट इंडिपेंडेंटली, सो वाइब्रेशंस विल बी कपल्ड टुगेदर। अब क्या है, वो इलास्टिक स्प्रिंग्स की मदद से कनेक्टेड होते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली क्या है, वाइब्रेट नहीं कर सकते। अगर हम किसी एक एटम को वाइब्रेट करवाते हैं, उसको डिस्प्लेस करते हैं अपनी पोजीशन से, तो उसकी वजह से दूसरे एटम्स की में भी वाइब्रेशंस होती है, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है, मुख्तलिफ होती है। अब डिबाय ने 1912 में अपना मॉडल पेश किया किसी इसी पॉइंट को लेकर कि आपस में एटम्स क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि वो आपस में क्या है, डिपेंडेंट होते हैं। तो अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो एटम्स हैं, जो क्रिस्टल है उसमें जो क्या है, इलास्टिक वेव डिफरेंट रेंज की प्रोपोगेट करती हैं। ठीक है, डिफरेंट रेंज की, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की, जिसमें हमारे पास क्या है, लो फ्रिक्वेंसी से लेकर हाई फ्रिक्वेंसी तक। अब लो फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है, एक साउंड वेव लो फ्रिक्वेंसी इलास्टिक वेव है, और हाई फ्रिक्वेंसी इसी तरह हाई फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास इंफ्रारेड रेज हैं वहाँ तक। ठीक है, तो उसने ये मॉडल प्रपोज किया और उसकी बेस पे क्या है, थ्योरेटिकल उसको एक्सप्लेन किया, जो कि हमारे पास क्या है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंटल ग्राफ के साथ क्या है, उसका रिज़ल्ट मैच किया। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, वो हम क्या है लास्ट पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। इस मॉडल में यही देख लेते हैं। अब होता क्या है कि ये देखें, मेरे पास क्या है, एक टू डायमेंशनल लैटिस है, मैंने यहाँ पे शो की है। अब इसमें क्या है, एटम्स जो हैं, हर एटम, अगर हम एक एटम को उसकी जगह से डिस्प्लेस करते हैं तो ड्यू टू द इलास्टिक स्प्रिंग्स एटम्स आर कपल्ड। अगर एटम कपल्ड हैं तो एक को हम डिस्प्लेस करेंगे, उसकी वजह से दूसरे एटम्स पे भी क्या है, में वाइब्रेशंस पैदा होंगी और उनकी वाइब्रेशंस क्या है, सबकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो सेम नहीं होगी, बल्कि वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेंगे। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी एटम की एक फ्रिक्वेंसी है और वो कभी भी दूसरे एटम की वो नहीं हो सकती है। लेकिन फॉर एग्जांपल इसकी ओमेगा 1 है और इसकी भी ओमेगा 1 हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या है, सब की सेम नहीं होती। तो डिबाय ने क्या है, यहाँ से अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी की बहुत सारी रेंज है, लो फ्रिक्वेंसी से लेकर हाई फ्रिक्वेंसी तक, तो इसमें हमारे पास क्या है, फ्रिक्वेंसी की रेंज है, तो जो वाइब्रेशनल मोड्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो भी तो ज़्यादा होंगे। तो आज अब हम क्या है, डेंसिटी ऑफ मोड्स की तरफ जाने लगे हैं। मैं यही चीज़ आपको थोड़ा बेसिक बताई है कि ये हमारे पास किस तरह होता है। Atoms are coupled together so they vibrate with a range of frequencies rather than a single frequency। ये मैंने बता दिया है कि एटम्स कपल्ड हैं तो उन सब की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी, बल्कि वो एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेंगे। इट्स रेंज इज़ फ्रॉम 0 हर्ट्ज टू 10 की पावर 13 हर्ट्ज। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि हमारे पास एटम्स किसी भी क्रिस्टल में किस फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या है, वाइब्रेट कर सकते हैं। तो अब है हमारे पास डेंसिटी ऑफ मोड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसी को अप्रोच करने जा रहे हैं। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मोड्स हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स पर यूनिट फ्रिक्वेंसी रेंज इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ मोड्स। ठीक है, मोड हमारे पास क्या होता है, वे होता है
एक तरीका कार होता है जिसमें एटम वाइब्रेट करता है। तो अगर फ्रिक्वेंसी की रेंज 0 से ओ अपवर्ड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें एटम्स की वाइब्रेशंस की भी तो काफ़ी सारे मोड्स होंगे, और उन नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स को पर यूनिट फ्रिक्वेंसी रेंज, ठीक है, पर यूनिट फ्रिक्वेंसी रेंज ये याद रखना है, उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ मोड, और उसको जी न्यू से डिनोट करते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पर यूनिट फ्रिक्वेंसी। अगर ऑल पॉसिबल वाइब्रेशनल मोड्स की बात करें तो वो हमारे पास होंगे जी न्यू डी न्यू, ये डी न्यू इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डी एन हमारे पास क्या है, पॉसिबल जो हमारे पास क्या है मोड्स हैं, मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है डी एन, और डी न्यू हमारे पास क्या है, पर यूनिट फ्रिक्वेंसी को शो कर रहा है यहाँ पे, तो ये इस तरह है। और जी न्यू हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ मोड्स इसको कहते हैं ये, और इसकी डेफिनेशन मैंने बता दी है। अब देखते हैं हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ मोड्स क्या है, यही चीज़ तो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या है, एक सिंपल चीज़ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक सिंपल वन डायमेंशनल क्रिस्टल से, ठीक है। वी अज्यूम वन डायमेंशनल क्रिस्टल एज वेवलेंथ ऑफ इलास्टिक वेव इज लार्ज कंपेयर टू इंटर अटोमिक डिस्टेंस, सो फॉर इलास्टिक वेव क्रिस्टल बिहेव लाइक कंटिन्यूअस स्ट्रिंग। अब हमने सबसे पहले ये अजम्पशन ली है, ठीक है, कि वैसे तो हमने देखा है कि एटम्स के दरमियान क्या है, स्प्रिंग्स होते हैं, क्या है, एटम्स के दरमियान इलास्टिक स्प्रिंग्स होते हैं, और उन स्प्रिंग्स की मदद से एटम्स कनेक्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने कहा है कि डिबाई ने क्या प्रपोज किया कि क्रिस्टल के अंदर इलास्टिक वेव्स प्रोपोगेट करती हैं, तो जो इलास्टिक वेव हैं उनकी वेव लेंथ क्या है, बहुत बड़ी है, जो कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे ही शो कर दी है, ठीक है। ये देखें, ये एक वेव है, क्या है, उसका वेव लेंथ देखें कितना बड़ा है, और इसी तरह दो एटम्स देखें, ये उसमें कितने एटम्स क्या है रिपीट हो रहे हैं। तो इस इलास्टिक वेव को की निस्बत से अगर इसको देखें तो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो बहुत छोटा होगा, ठीक है। जैसा कि अगर हम ये कह लें कि हमारे पास अगर कोई बॉडी है, अगर हम उसको देखते हैं अपनी आंखों से तो वो हमें आपस में चिपकी हुई दिखती है, लेकिन हम उसको क्या है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, तब उसमें क्या है वो हमारे पास क्या है पता चलता है कि ये आपस में क्या है, बिल्कुल आपस में इकट्ठे एग्जैक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और इसी तरह यहाँ भी ये हमारे पास क्या है माइक्रोस्कोपिक व्यू कह लें, और इसको मैक्रोस्कोपिक व्यू कह लें। अगर हम मैक्रोस्कोपिक व्यू से देखें तो ये एटम्स आपस में क्या है, हमें आपस में कनेक्टेड दिखेंगे कि ये आपस में इकट्ठे हैं, और रोज़मर्रा में हम जो भी क्रिस्टल देखते हैं हमें भी ऐसा ही दिखता है कि एटम्स आपस में इकट्ठे हैं सारे, इनके दरमियान कोई चीज़ और नहीं है, ठीक, आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और कंटिन्यूअस हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या है एक स्ट्रिंग अज्यूम कर रहा हूँ, हमने ये देख लिया कि एटम्स आपस में क्या है कंटिन्यूअस स्ट्रिंग की तरह बिहेव कर रहे हैं इलास्टिक वेव की सूरत में। अब हमने क्या है वन डिमेंशनल स्ट्रिंग लेनी है जिसकी लेंथ हमारे पास L है, विद बोथ एंड्स फिक्स्ड एंड स्ट्रिंग वाइब्रेट इन लॉन्गिट्यूडनल मोड, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में आप लेकर चलें या ट्रांसवर्स में लेकर चलें, लास्ट पे हमने क्या है दोनों को डिस्कस करना है, क्योंकि आर के पुरी ने लॉन्गिट्यूडनल मोड को लेकर चला है, तो मैं उसी हिसाब से क्या है इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट एक्स बी द पोजीशन ऑफ लाइन एलिमेंट एंड यू ऑफ एक्स वट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। अब देखें ये हमारे पास क्या है एक लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है वन डायमेंशनल, ठीक है। तो उस पे मैंने एक एटम ले लिया dx, ठीक है, और उसकी पोजीशन मैंने डिफाइन करवा दी x इज इक्वल टू 0, उसके वो दो एंड्स हैं दोनों फिक्स हैं, एक है x इज इक्वल टू 0 और एक है x इज इक्वल टू l। उसकी पोजीशन मैंने बता दी कि वो x इज इक्वल टू 0 से x डिस्टेंस पे है, और उसका डिस्प्लेसमेंट जब उसको हम उसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे थोड़ा सा, उसको हम क्या है u ऑफ x और t। अब हम x और t क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने वन डायमेंशन ली है, सिर्फ x एक्सिस को कंसीडर कर रहे हैं, तो उसकी टाइम के हिसाब से चेंज देखेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन एट एनी टाइम t।
उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब देखें स्ट्रेन, यहाँ पे हम क्या है स्ट्रेन को डिफाइन करवाने लगे हैं कि स्ट्रेन हमारे पास क्या होती है। स्ट्रेन होता है चेंज इन पोजीशन और लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब अगर मैं इस एटम को, ठीक है, पहले मैंने क्या सपोज किया कि ये लॉन्गिट्यूडनल मूव करता है, मींस इस तरह इसकी वाइब्रेशंस होंगी। अब इसकी वाइब्रेशंस इस तरह होंगी, तो देखें अगर मैं इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करता हूँ, ठीक है, तो इसकी लेंथ में क्या है, इसकी पोजीशन में क्या है चेंज आई, ठीक है, उसकी पोजीशन ओवर ओरिजिनल उसकी क्या है लेंथ क्या है वो हमने देखनी है। ओरिजिनल हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया है क्योंकि u मेरे पास क्या है जो डिस्प्लेसमेंट है, जो चेंज इन पाथ होता है उसको हम क्या है डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वो हमारे पास x और t पे डिपेंड कर रहा है, तो मैंने इसलिए उसका क्या है d की बजाय, d हमारे पास क्या है एक चेंज को शो करता है, d हमारे पास चेंज को शो करता है, और चेंज ये हमारे पास x और t दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, तो मैंने इसलिए इसका पार्शियल लिख दिया, ठीक है, ये वही d लिखा हुआ है, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है, या डेल भी वो भी चेंज को ही शो करता है। तो स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, इस बॉक्स को देखें dx है ना, तो मैं इसको पार्शियल x भी लिख सकता हूँ क्योंकि ऊपर जो u है उसमें हमारे पास x और t दो वेरिएबल आ रहे हैं, और इसकी u की चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है पार्शियल u मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट चीज़ है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या है उससे भी हम वाकिफ हैं, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। वो होता है वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है, लेकिन हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो एरिया है वो हमारे पास यूनिट एरिया है, मींस ए इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, ठीक है, एरिया 1 ले रहे हैं, उसका यूनिट मीटर स्क्वायर है, और उसकी जब डिमेंशन की बात की जाए तो उसको हम या यहाँ पे इसके यूनिट्स की बात की जाए तो उसको इंक्लूड करना है, लेकिन यहाँ पे इसको एफ ओवर ई मेरा लिखने का क्या, ई स्ट्रेन अभी अभी हमने डिफाइन किया है, और स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया ए इज इक्वल टू 1 ले लिया है, तो यंग्स मॉडुलस हमारे पास क्या आ गया एफ ओवर ई। अब इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू ई इंटू वाई, वाई यहाँ पे क्या है यंग्स मॉडुलस को शो कर रहा है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आगे हम यूज़ करेंगे। अब ठीक है, यहाँ तक हमने, उम्मीद है आप लोग को वो समझ आ गई। अब मैं नेक्स्ट इसको चला रहे हैं। अब देखें अगर मैं इस एटम को यहाँ से डिस्प्लेस करता हूँ टूवर्ड्स राइट, ठीक है, तो इसकी लेंथ में चेंजिंग आएगी, हाँ जी ज़रूर आएगी। अगर इसकी लेंथ में चेंजिंग आएगी तो इसमें स्ट्रेन पैदा होगा, जी ज़रूर पैदा होगा। अब देखें मैं इसके स्ट्रेन को डिफाइन करने लगा हूँ। अब इफ स्ट्रेन एट वन एंड इज ई एक्स, अब मैंने इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया तो इसकी जो एक एंड पे स्ट्रेन आ गया वो ई एक्स है, समझ आ गई। देन स्ट्रेन एट द अदर एंड इज ई एक्स प्लस करली ई ओवर करली एक्स या पार्शल ई ओवर पार्शल एक्स इंटू डी एक्स। अब ये चीज़ समझने वाली है, ये भी लिखा हुआ वही स्ट्रेन ही है, लेकिन देखें इस साइड के यहाँ से इस एटम की जो राइट साइड है इस पे देखें तो सिर्फ स्ट्रेन हुआ है, लेकिन इसकी लेफ्ट साइड को देखें तो एक्स में भी क्या है चेंजिंग आई है, एक्स में भी क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्ट्रेन में इस साइड पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेंजिंग आई है, तो उसको हम इस तरह शो करेंगे, ठीक है। एक साइड पे ई की पावर ई इंटू एक्स चेंजिंग आई है, और एक पे हमारे पास है ई इंटू एक्स प्लस करली ई ओवर करली एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारे पास चेंजिंग आई है, ठीक है। ये चेंज इन पुटिंग वैल्यू ऑफ ई। अब ई की वैल्यू अभी अभी हमने देखी है, ये हमारे पास ई की वैल्यू है, कहाँ पे है यार, हाँ ये है ई हमारे पास है करली यू ओवर करली एक्स, तो ई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में और इसमें भी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अब मैं वन एंड ले रहा हूँ ई इंटू एक्स। अब ई की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ स्ट्रेन एट वन एंड, ई की वैल्यू पुट करने से क्या बन जाएगा पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स, एंड एट दी अदर एंड के लिए ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें ई की वैल्यू पुट करेंगे पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स प्लस ई की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो पार्शल ओवर पार्शल एक्स पहले से भी है और अगेन पार्शल ओवर पार्शल एक्स आ जाएगा,
तो वो पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इंटू यू आ जाएगा। ठीक है, ये ई की वैल्यू पुट की है सिंपली, और कोई चीज़ भी नहीं है। अब हमने क्या है, इससे नेट फोर्स निकालनी है। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? सो फोर्स एट वन एंड इज, अब F इन इज इक्वल टू, अभी हमने देखा F इज इक्वल टू ई इंटू वाई है। ठीक है, अब हमने E की वैल्यू फाइंड कर ली है एट वन एंड E की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो इसको यंग्स मॉडुलस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर्स एट वन एंड आ जाएगी। सिंपल सी बात है। और इसी तरह दूसरे एंड के लिए हमने E की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, ये फाइंड कर ली है, उसको यंग मॉडुलस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, फोर्स ऑन दी अदर एंड आ जाएगी। अब नाउ वी कैन फाइंड द नेट फोर्स दैट इज गिवन एज, यहाँ पे एन लगा दें यार। ठीक है, अब देखें हम इससे नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। नेट फोर्स कैसे फाइंड करनी होती है? बड़ी फोर्स में से छोटी को माइनस कर देते हैं। ये देखें हमारे पास क्या है, थोड़ी बड़ी लग रही है और ये छोटी, तो इस टर्म में से इसको माइनस कर दिया। ठीक है, और ये सेम टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी ड्यू टू नेगेटिव साइन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ नेट आ जाएगी। एफ नेट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू करली स्क्वायर यू ओवर करली एक्स स्क्वायर इनटू डी एक्स। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। ठीक है, उम्मीद है इतने तक आपको समझ आई होगी। अब दूसरी चीज़ है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। उससे भी तो हम क्या है, फाइंड कर सकते हैं नेट फोर्स। जी हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। उससे अब नेट फोर्स फाइंड करनी है और यहाँ पे क्वेश्चन 2 का नाम देकर उनको कंपेयर कर लेना है और वहाँ से हम क्या है, कोई रिजल्ट निकाल लेंगे। अब एफ इज इक्वल टू एम ए है। ठीक है जी, हमें पता है। अब m क्या है? m होता है, पहले हम यहाँ पे डेंसिटी को डिफाइन करवा लेते हैं। ठीक है, डेंसिटी होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस क्या है, m शो करते हैं, और वॉल्यूम जो हमारे पास है उसको v, लेंथ विड्थ ज़रा हाइट होती है। ठीक है, अब देखें लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, ये मेरे पास अगर एक सिलेंडर है फॉर एग्जांपल, उसकी लेंथ l है, उसकी आप एक क्यूब ले लें। ठीक है, एक क्यूब जिसकी ये सारी लेंथ्स बराबर होती हैं फॉर एग्जांपल। अब लेंथ इनटू लेंथ, या इसी को ही ले लें, ये हमारे पास क्या है, एरिया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ज़रूरी नहीं, ये क्यूब के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब लेंथ इनटू लेंथ एरिया आ जाएगा। एरिया हमने यूनिटी लिया हुआ है। ठीक है, वो 1 आ जाएगा, और ये एल बचता है, और एल हमारे पास क्या है, डी एक्स है। डी एक्स क्यों है? क्योंकि जो हमने ये देखें एल देखें, अब हमने यहाँ पे एल में कितनी, क्योंकि हम एटम को देख रहे हैं ना, इस एटम को, इस एटम में जितनी चेंज हमने की है वो की है डी एक्स। कितनी की है, डी एक्स। तो यहाँ पे एल हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। ए इंटू डी एक्स, ए इज इक्वल टू 1 है तो वी इज इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा। तो हम रॉ इज इक्वल टू एम ओवर डी एक्स यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ से एम की वैल्यू आ जाएगी रॉ इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें पता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव है किस चीज़ का, यू का, डिस्प्लेसमेंट का। तो ये यहाँ से हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी रॉ डी एक्स, एम की वैल्यू सिंपली की है और ए की, तो एफ नेट यहाँ से आ गई रॉ डी एक्स करली स्क्वायर यू और करली टी स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब इक्वेशन 1 में भी एफ नेट मौजूद है, एफ 2 में भी, इक्वेशन 2 में भी एफ नेट मौजूद है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद थोड़ा ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, मैं डी एक्स के साथ डी एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आया करली स्क्वायर यू ओवर करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रॉ ओवर यंग्स मॉडुलस इंटू करली स्क्वायर यू ओवर करली टी स्क्वायर। अब जो ये चीज़ है इसको मैं 1 ओवर वी स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। वी एस हमारे पास क्या चीज़ डिनोट कर रही है कि ये स्ट्रिंग में जो इलास्टिक वेव है उसकी हमारे पास क्या स्पीड को शो कर रही है। मैं इसको अगेन लिख भी देता हूँ नीचे। तो इसको ये आया कैसे है, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, पहले हम क्या है, इसकी जो डायमेंशन है उसको देख लेते हैं। किस चीज़ की डायमेंशंस को, लेंथ, ये हमारे पास क्या है, किस चीज़ की डायमेंशन शो की गई है, इसी जो हमारे पास क्या है, जो ये चीज़ है इसी चीज़ की डायमेंशन मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अब देखें मैं क्या किया है कि इसको, इस चीज़ को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ,
ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले लिया सिंपली, वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू यंग मॉडुलस ओवर रो, सेम बात है। ठीक है, ये इक्वेशंस के साथ खिलवाड़ आपको आना चाहिए। अब इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ ओवर टाइम। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसकी हमने डायमेंशन देख ली। अब यंग्स मॉडुलस हमारे पास क्या है, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया ओवर स्ट्रेन होता है। ठीक है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि वो दो लेंथ्स के दरमियान है। ठीक है, रेशो है, दो लेंथ की रेशो है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो इस यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन आ गई फोर्स पर यूनिट एरिया, और रो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब इसकी हमने डायमेंशंस को देखना है। अब ये है ये वी वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, एफ वी बन जाएगा, और ये ए नीचे आएगा, एम इंटू ए। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, यूं इसका यूनिट है न्यूटन, और न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसकी यूनिट डायमेंशन है एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम इसकी डायमेंशन क्या है, एल क्यूब है। और इसी तरह जो हमारे पास क्या है, ये एम मैस है। ठीक है, और एरिया की डायमेंशन लेंथ स्क्वायर है, ये डायमेंशन हमने लिख ली। अब यहाँ पे डायमेंशंस जो कैंसिल, एम के साथ एम कैंसिल हो गया, ये एल की पावर 4 बन गया, और ये एल स्क्वायर के साथ कैंसिल करें तो एल स्क्वायर बच जाएगा, और ये टी इनवर्स स्क्वायर है ऊपर तो ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये मैं क्या है इस चीज़ की डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, और इस चीज़ की डायमेंशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया ये। तो देखें आंसर क्या है, दोनों को डिमेंशन सेम आ रही हैं। तो अगर डिमेंशन सेम आ रही हैं तो हम क्या है इस चीज़ को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स में अगर कोई भी चीज़ हो तो इक्वेशन में ऐसे ही कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होती है, तो मैं जस्टिफिकेशन दे दी है। हेंस वी कैन राइट वी एस दैट रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, ये किस चीज़ को शो करती है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अब ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन क्या शो कर रही है, ये इलास्टिक वेव की इक्वेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुक पे, ये हमारे पास आप लोग को पता नहीं समझ आए ना आए, मैंने समझाने की कोशिश तो की है। अब इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, और ये वन डायमेंशन में है, कीप इन माइंड ये वन डायमेंशन में, और यू एक्स और टी का पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और टी का फंक्शन है। ऑलरेडी मैं बार बार लिख नहीं रहा, मैंने एक ही बार लिख दिया था, यू इंटू एक्स और टी लिख दिया था। अब दिस इज द वेल नोन वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, सिंस द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स सो स्टैंडिंग वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड general solution for this equation is find by separation of variables as follows। अब हम इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे, और पहले वेव को देख लेते हैं कि स्टैंडिंग वेव यहाँ पे क्यों प्रोड्यूस होंगी। ये देखें यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमने ली हुई हैं। ठीक है, अगर हम ट्रांसवर्स की बात करें तो इसमें क्या है, इस तरह एक वेव पैदा हो सकती है, और वहाँ से बोथ दूसरा एंड फिक्स्ड है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर अगेन ये इस तरह वापस आ जाएगी। ठीक है, और हमने क्या है डेफिनेशन पढ़ी हुई है स्टैंडिंग वेव की, कि अगर वो सेम लाइन पे ट्रेवल कर रही हूँ दो वेव्स, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो और उनका फेज शिफ्ट 180 डिग्री हो, तो वो क्या है स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती हैं। अब जब भी स्ट्रिंग का केस होगा और वो बोथ एंड से फिक्स होगी तो हमेशा उसमें स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ये आप लोगों ने क्या है याद कर लेना है। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या है, इस चीज़ पे आते हैं। अब हमने इसका सोल्यूशन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से फाइंड करना है। u ऑफ एक्स वो टी को मैं लिख सकता हूँ f ऑफ एक्स एंड g ऑफ t, दो फंक्शन सेपरेट कर दिया है। ठीक है, u ऑफ एक्स और t को मैंने सेपरेट कर दिया है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था। ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होती है। अब मैंने x और t पे u डिपेंड कर रहा था, मैंने उनको दोनों को अलग-अलग एक नए फंक्शन एफ एफ एक्स और जी ऑफ टी से डिनोट कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को देखें एक बार, u क्या है, u को मैंने एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ टी में डिनोट कर दिया। एक बार उसका x के हिसाब से डबल डेरिवेटिव लेना है, एक बार t के हिसाब से डबल डेरिवेटिव लेना है और इस इक्वेशन में पुट कर देना है। सिंपल सी बात है, एक बार मैं x के हिसाब से ले रहा हूँ, ठीक है,
टी मेरे पास कांस्टेंट रहेगा, समझ आई? टी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट रहेगा। तो मैं इसको लिखता हूँ करली यू ओवर करली एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ टी। ये टी कांस्टेंट है तो ये टी वाला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डी एफ ऑफ एक्स ओवर डी एक्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, इधर पार्शल था। अब ये इस एक्स एफ अब सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो तो उसका डेरिवेटिव हम पार्शल में नहीं लिखते बल्कि सिंपल डेरिवेटिव लिखते होते हैं। अब इसका डबल डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे ले लिया, करली स्क्वायर यू ओवर करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी ऑफ टी एज इट इज़, वो हमारे पास एज अ कांस्टेंट आएगा क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। और अंदर वाले का क्या है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। सेम अब दूसरा हमने टी के हिसाब से लेना था, अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास एज अ कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इसका मैंने डबल डेरिवेटिव ले लिया। कोई इसमें समझाने वाली बात नहीं है कि आपको समझाता रहूँ कि ये कैसे आया ये कैसे आया। ठीक है, अब पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 3। अब मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 का नाम दिया था। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने फाइंड कर लिया है, तो इक्वेशन 3 जो कि अगेन मैंने यहाँ भी शो कर दिया, ये वैल्यू भी अभी हमने फाइंड कर ली है, ये भी फाइंड कर ली है बाय सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल्स। तो हम यहाँ पे सिंपली इसको पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करने के बाद कुछ इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। अब है नो सेपरेटिंग वेरिएबल्स। अब देखें ये मिक्स्ड वेरिएबल्स खड़े हैं, एक साइड पे टी भी है एक्स भी है और दूसरी साइड पे एक्स और टी है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो एफ एफ एक्स वाले हैं मैं उनको एक साइड पे लेके आना चाहता हूँ। तो मैं इस एक्स को इधर डिवाइड कर दूंगा और इस जी ऑफ टी को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये वी एस यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, मैं इसको इस साइड पे क्या है मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इससे मेरे पास क्या होगा, हम सिंप्लिसिटी की तरफ जाएंगे। हमारा आंसर क्या है, हम चाहते हैं कि हमारा आंसर जल्द से जल्द आ जाए और आसान आसान वे में आए। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसका जनरल सोल्यूशन हमने फाइंड करना है अभी। ठीक है, बोथ द फंक्शंस आर चेंजिंग बट देयर चेंज इज कांस्टेंट सो वी कैन राइट। अब देखें, अब u x और t पे डिपेंड कर रहा था, x भी चेंज कर रहा था और t भी चेंज कर रहे थे दोनों। अगर हम उस पार्टिकल को क्या है डिस्प्लेस करते हैं, x तो चेंज होता ही है और उसके साथ टाइम तो चेंज हो ही रहा है हर टाइम। ठीक है, अब देखें x भी चेंज हो रहा है t भी चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों की वैल्यूज़ क्या है, सेम खड़ी हैं। अब अगर मेरे पास क्या है n फंक्शंस हूँ, ये तो सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, मेरे पास n नंबर ऑफ वैल्यूज़ हूँ और उनमें इक्वलिटी का साइन हो और वो चेंजिंग फंक्शंस हूँ, तो वो क्या है, वैल्यू क्योंकि उनकी एक सेम ही रहेगी। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ इनकी वैल्यू 8 है, फॉर एग्जांपल मैं 8 कह रहा हूँ, तो फंक्शन जितना भी चेंज हो क्योंकि इक्वलिटी का साइन है दोनों में, तो दोनों की वैल्यू 8 ही आएगी। ठीक है, जो कि एक कांस्टेंट है। तो मैं इसको लेट फॉर एग्जांपल c कह देता हूँ कि ये एक कांस्टेंट है c। तो हमने क्या है, इसको एक कांस्टेंट के साथ लिख लिया। अब अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करेंगे तो वहां पे कम्यूटेशन लॉ लगाकर इसको आप ये कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करके आप ये कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो वो निकालने के बाद कांस्टेंट यही आता है। तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। तो मैं यहीं से डायरेक्ट एज्यूम कर लेता हूँ कि ये कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया, अब इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अब एक बार इसकी वैल्यू इसके साथ लिख देंगे, एक बार इसके साथ, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक बार x के साथ ये कांस्टेंट लिखा है, एक बार इसके साथ, कोई बात नहीं जी। इसके बाद क्या है, सिंपली मैंने क्या किया है, इस जो ये स्क्वायर वाली रकम है इसको एक साइड पे लिख दिया। अब देखें मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई, मैं ये वाले जो वेरिएबल्स हैं इनको दूसरी साइड पे ले आया हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसको मैं लिखता हूँ ओमेगा ओवर वी एस होल का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, और इसी तरह इस साइड पे भी मैं सेम यही प्रोसेस किया है, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो बताने वाली ना हो। और इनका जनरल सोल्यूशन ये निकलता है, ये कैसे आया है ये भी मैं निकाल के दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी मैंने सारी इसकी कैलकुलेशन की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने यहाँ से डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चले जाना है तो आप वीडियो को थोड़ा आगे कर सकते हैं,
नो, इसका ये इक्वेशन है, मैं इस एक का सोल्यूशन लिखूंगा और दूसरे का क्या है, एक का फाइंड करूंगा और दूसरे का आपने डायरेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं इस पहले का कर रहा हूँ, ठीक है, कि इसका सोल्यूशन कैसे आता है। अब इसका सोल्यूशन देखें, ये एज इट इज़ जो ये सारा फंक्शन है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और ये इधर टर्म माइनस हो रही थी तो इधर आकर मैंने क्या है प्लस कर दी। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने ये कोर्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप इतने बीएस लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपने ये कोर्स ज़रूर पढ़ रखा होगा। और जब भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आए तो सबसे पहले मेरा माइंड जो है वो एक्सलरी इक्वेशन पे जाता है कि हाँ इस पे एक्सलरी इक्वेशन लग सकती है या नहीं लग सकती। तो इस पे एक्सलरी इक्वेशन लगाएंगे। एक्सलरी इक्वेशन क्या होती है, वहाँ यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास क्या है, पूरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक्स होता था, हम एक्स को ई की पावर एम के साथ क्या लेट कर लेते थे। तो सिंपली हम क्या है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को ई की पावर एम के साथ लेट कर लेंगे, और जब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, डबल डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ई एम स्केयर ई की पावर एम, एम के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो हम क्या है सिंपली जहाँ पे ये एफ, इसको हम एफ डबल प्राइम भी कह सकते हैं, ये सारी चीज़ क्या है एफ डबल प्राइम है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या है यहाँ पे x के हिसाब से देखें, एफ ऑफ x है उसको हमने e की पावर m कह दिया, और आप कहेंगे कि आपने यहाँ m के हिसाब से डेरिवेटिव ले लिया। हाँ जी, हमने दूसरी साइड पे क्या है e की पावर m लेट किया है, था तो x का फंक्शन, लेकिन उसको हम e की पावर m में लेके आए तो इस साइड पे जो डेरिवेटिव आएगा वो भी हमारे पास क्या है m की फॉर्म में आएगा, और इस साइड पे वही हम उसको एफ डबल प्राइम ऑफ x लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू सिंपली यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। पुट करने के बाद हम देख इनमें से e की पावर m कॉमन ले लेते हैं। अब अगर कोई भी फंक्शन वो इक्वल टू ज़ीरो हो तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो ये वाली टर्म ज़ीरो होगी या ये वाली टर्म ज़ीरो होगी या ये वाली। अब ये टर्म तो ज़ीरो हो नहीं सकती, m की पावर मैं m इज इक्वल टू ज़ीरो भी पुट कर दूँ तो उसका जवाब आ जाएगा 1। तो मेरे पास ये टर्म इक्वल टू ज़ीरो होगी, ठीक है जी, मान लिया यही टर्म इक्वल टू ज़ीरो होगी। तो मैं इसको लिख लेता हूँ एम स्केयर प्लस ओमेगा ओवर वी एस का स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से एम स्केयर इज इक्वल टू माइनस इंटू ओमेगा ओवर वी एस का स्केयर आ जाएगा, ठीक है जी। एम स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा इंटू ओमेगा ओवर वी एस, ठीक हो गया जी, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है ये वैल्यू निकालने में, क्योंकि ये माइनस आ रहा था तो माइनस का जब अंडर रूट लेते हैं, जब ये अंडर रूट लेते हैं प्लस माइनस तो आता ही है, और अंदर माइनस अंडर रूट में आ रहा हो तो आयोटा भी लिख देते हैं, ठीक है जी। एंड वी नो द जनरल सोल्यूशन फॉर दिस केस। अब अगर हमारे पास जो एक्सलरी इक्वेशन है उसके तीन किस्म के सोल्यूशन होते थे। अगर हमारे पास सोल्यूशन हमारे पास क्या है तीन किस्म के होते थे, जिसमें मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे इमेजिनरी सोल्यूशन। अगर हमारे पास सोल्यूशन इमेजिनरी होता था, यानी m इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में आ रहा था, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है ज़ीरो है, ज़ीरो प्लस माइनस आयोटा ओमेगा और वी एस, यहाँ पे बीटा की वैल्यू ओमेगा और वी एस है। तो हम उसका जनरल सोल्यूशन ये लेते थे, ठीक है। ये प्री डिफाइंड है, ओडी के कोर्स में हमने ये पढ़ा हुआ है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स इंटू ए साइन ऑफ बीटा एक्स प्लस बी कॉज ऑफ बीटा एक्स। हमने क्या किया है, सिंपली ये स्टेप कर दिया है। अब देखें बीटा की वैल्यू ये है, यहाँ पे हमने बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देनी है, अल्फ़ा ज़ीरो है, बीटा की ये वैल्यू है, तो हमारे पास क्या है ये सोल्यूशन बनता है। अब मैं इसको A1 कह रहा हूँ और इसको B1 कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आगे हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, तो इस तरह। अब अगर मैं यहाँ से चाहूँ, ओमेगा हमारे पास होता है 2πf, या इस 2π न्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। न्यू भी फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे जो बुक में डिनोट की गई वो न्यू से की गई है, आप एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, नो मैटर, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। एंड ये रिलेशन वेल नोन रिलेशन है, नाइन्थ फिजिक्स से पढ़ रहे हैं, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f ओवर ये हमारे पास क्या है v है, ठीक है। f ओवर v की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर लेमडा, यहाँ से देख सकते हैं। तो f ओवर v को मैं किस चीज़ से रिप्लेस कर दूंगा 1 ओवर लेमडा, तो ये आ जाएगा 2π ओवर लेमडा। अब 2π ओवर लेमडा मेरे पास किस चीज़ की वैल्यू है, k की वैल्यू है, वेव वेक्टर है, तो मैं इसको सिंपली वेव वेक्टर k के साथ
रिप्लेस कर दूंगा। सिंपल सी बात है, कोई कंसेप्ट जो था वो मैंने बता दिया है, और क्या बताना है इसमें। अब देखें ये रिलेशन हमने यहाँ पे इसकी जगह के लिख दिया, तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए वन साइन ऑफ के एक्स प्लस बी वन कॉज ऑफ के एक्स, ये वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स की। अब दूसरी वैल्यू है हमारे पास किस चीज़ की, नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 4। अब हमने क्या है इक्वेशन 4 में वैल्यूज़ को पुट कर देना है। क्यों पुट करना है, ये एफ ऑफ एक्स मैंने निकाल दिया, ठीक है, उसका जनरल सोल्यूशन। अब जी ऑफ एक्स का मैं यहाँ पे अगेन आपको एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ कि इसका जनरल सोल्यूशन आता कैसे है। अब देखें ये एक्स का फंक्शन था, ठीक है, ये एक्स का फंक्शन था, तो यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और ये टी का फंक्शन है, तो यहाँ पे टी क्या है, साइन और कॉज के अंदर वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें एफ ऑफ एक्स के साथ ओमेगा और वी एस का स्केयर था, तो ओमेगा और वी एस हमने इसके साथ इसका सोल्यूशन निकाला है पूरा पूरा, तो इसके साथ ओमेगा और वी एस आया, और इसके साथ ओमेगा का स्केयर है तो इसके साथ ओमेगा आ जाएगा सिंपली, ठीक है। ये हमने जी ऑफ टी, आप इसको कंप्लीट एक्सेलरी इक्वेशन लगाकर निकालेंगे तो सेम यही सोल्यूशन आएगा, ठीक है, यही सोल्यूशन आएगा, आप निकाल सकते हैं। तो ये जी ऑफ टी हमने फाइंड कर लिया, एफ ऑफ एक्स भी फाइंड कर लिया, और एफ एफ एक्स को मैंने और भी सिंप्लीफाई कर लिया इस तरीके से। तो ये वैल्यूज़ हमने क्या इक्वेशन 4 में पुट कर देनी है। इक्वेशन 4 क्या थी, यू ऑफ एक्स वो टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स था, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, कीप इन माइंड। और ये क्या है, ये करली ब्रेसेस हैं, और ये आपस में क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों फंक्शन, एक की वैल्यू ये है एफ ऑफ एक्स की, और ये जी ऑफ टी की वैल्यू है, दोनों आपस में क्या है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब नाउ रिवाइंड द ग्रीन फंक्शन। अब ग्रीन फंक्शन को हमने क्या एमएमपी के कोर्स में पढ़ा था, जो कि दो वेरिएबल्स पे एक्स और टी पे डिपेंड कर रहा था। अगर वो एक्स और टी पे डिपेंड कर रहा था तो हमने क्या है वहाँ पे उसको सॉल्व करने के लिए उसकी बाउंड्री कंडीशंस को देखा था, और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो वो भी कंटिन्यूअस था। तो हम सेम यहाँ पे भी यही चीज़ें करने वाले हैं। अब देखें यू की बात कर लें। अब देखें हमारे पास जो एटम है उसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों किस्म की वेव होती हैं, ठीक है, और हम अभी क्या है लॉन्गिट्यूडनल को लेकर चले थे। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसमें ट्रांसवर्स वेव होती भी हैं, और हम क्या है एक ट्रांसवर्स वेव ले लेते हैं, ठीक है, ये एक मैंने ट्रांसवर्स वेव ले ली। अब देखें एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स ज़ीरो पे u ऑफ एक्स वो टी ज़ीरो होगा, देखें यहाँ से फिगर से शो हो रहा है, और एट एक्स इज इक्वल टू एल ये भी ज़ीरो होगा। दो बाउंड्री कंडीशंस, ये बाउंड्री कंडीशन हो गई, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो यू ऑफ ज़ीरो वो टी इज इक्वल टू ज़ीरो, एट एक्स इज इक्वल टू एल यू ऑफ एल और टी ये भी इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ x है हर जगह ज़ीरो पुट कर देना है और इसको इक्वल टू ज़ीरो लिख देना है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन वो अभी मैं बताता हूँ टाइम वाली, ठीक है। अब पहले मैं एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो देख रहा हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई तो मैंने इसको ज़ीरो लिख दिया। अब साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाता है तो ये बी वन कॉज ऑफ ज़ीरो आ गया, तो बी कॉज ऑफ ज़ीरो होता है वन, तो इधर से सिर्फ बी वन आ गया, ठीक है। अब देखें ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे डिवाइड हो रही है, अब ज़ीरो पे जो डिवाइड करें वो ज़ीरो ही रहेगा, तो ये बी वन यहाँ से आ जाएगा ज़ीरो। अब बी वन मेरे पास क्या है ज़ीरो आ गया, अब बी वन ज़ीरो है तो ये वाली टर्म मेरे पास ख़त्म, खलास, ठीक है। अब देखें ये वाली टर्म तो मेरे पास सारी हो गई ज़ीरो। अब मेरे पास कौन सी टर्म बची हैं, एक ये और दो ये, ठीक है। नेक्स्ट मैं इन पे कैलकुलेशन करूंगा। अब मैंने पुट करना है एट यू ऑफ एल और टी। अब एल और टी के लिए एट एक्स की जगह मैंने एल पुट कर देना है, और बी वाली टर्म तो हो गई ख़त्म, ए वन वाली मौजूद है, तो ए वन वाली मौजूद है तो मैं के पुट कर एल पुट कर दिया एक्स की जगह, सिंपल सी बात है। तो ये वाली टर्म मैंने अभी बताया कि ये ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो इज इक्वल टू दिस वन। अब देखें ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये तो हो जाएगी ज़ीरो, ठीक है। अब ए वन साइन ऑफ के एल इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर मैं यहाँ पे ए वन को ज़ीरो कर देता हूँ तो मेरे पास तो
फंक्शन बचेगा ही नहीं, कोई इलास्टिक वेव होगी नहीं, प्रोड्यूस ही नहीं होगी, तो ये हम कैलकुलेशन कर क्यों रहे हैं। अब हमने इसका सोल्यूशन नॉन जीरो रखना है, ए वन को जीरो कर नहीं सकते, तो साइन ऑफ के एल इज इक्वल टू जीरो होगा। अब साइन ऑफ के एल किस पे जीरो होता है, साइन ऑफ एन पाई पे जीरो होता है, तो यहाँ से के एल इज इक्वल टू एन पाई आ जाएगा, तो के इज इक्वल टू एन पाई ओवर एल, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। के इज इक्वल टू एन पाई ओवर एल, यहाँ से के की वैल्यू आ गई एन पाई ओवर एल, ठीक है। अब ये वाली के की वैल्यू सिंपल यहाँ पे पुट कर देनी है और सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, यू ऑफ एक्स ओ टी इज इक्वल टू ए वन साइन ऑफ एन पाई ओवर एल इंटू एक्स। अब ये वाली टर्म अभी भी इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है। अब हमने क्या है, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर ली हैं। अब इनिशियल कंडीशंस, उनको कहते हैं इनिशियल कंडीशन, वो हमने पुट करनी है। इनिशियल कंडीशन क्या है, एट टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो, जब t ज़ीरो होगा तो उसकी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये होता है डेरिवेटिव होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी कंडीशन है कि अगर टाइम ज़ीरो है, ठीक है, ये देखें ना, यहाँ पे मैंने किया था, ठीक है, इस तरह की वेव मैंने, ये फिक्स एंड है। अब टाइम ज़ीरो है तो फंक्शन u को भी ज़ीरो होना चाहिए। अब टाइम ज़ीरो हो तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी, तो हम क्या है, सिंपली मैंने उसकी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लिया है, उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसी चीज़ का डेरिवेटिव ले लिया है। अब डेरिवेटिव लेंगे, देख ये साइन ओमेगा टी फंक्शन है, ए टू तो एज इट इज़ आ जाएगा, और साइन ऑफ ओमेगा टी का आ जाएगा ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी, और कॉज का डेरिवेटिव माइनस होता है, तो ये आ जाएगा माइनस बी टू ओमेगा साइन ऑफ, कॉज का साइन आ गया माइनस साइन आ गया, तो ओमेगा टी का ओमेगा आ गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। और t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो पे इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं आई, तो ये साइड भी जीरो हो जाएगी एट t इज इक्वल टू जीरो, और इधर भी जहां जहां पे t था उसको जीरो पुट कर देना है। अब साइन जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा ए टू ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगी, वो जीरो बन जाएगा। अब ये है ए टू ओमेगा कॉज ऑफ जीरो, अब ए टू ओमेगा कॉज ऑफ जीरो, यहाँ से ए टू इज इक्वल टू जीरो आ गया, अब ये टर्म भी कैंसिल हो गई। अब मेरे पास फंक्शन कितना बच गया, ए वन बी वन साइन ऑफ एन पाई एल इंटू एक्स कॉज ऑफ ओमेगा टी, ये फंक्शन बच गया, ठीक है। सॉरी यार, ए टू ज़ीरो हुआ है ना, हाँ ए टू ज़ीरो है, तो ओरिजिनल फंक्शन ये पड़ा है, ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन ये पड़ा है, ये देखें, ये वाला है, इसमें ए टू मैंने ज़ीरो किया है, और ये टर्म एज इट इज़ है, ये ओरिजिनल फंक्शन है u ऑफ एक्स फोर टी, और बी टू मेरे पास क्या है, नॉन ज़ीरो है, तो कॉज ऑफ मेगा टी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ए वन बी टू साइन ऑफ एन पाई एल ओवर एल इंटू एक्स कॉज ऑफ ओमेगा टी। अब ए वन और बी वन दोनों कांस्टेंट, तो मैं इसको एक कांस्टेंट ए के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है। और ओमेगा की वैल्यू है टू पाई न्यू, टू पाई एफ लिखें या टू पाई न्यू लिखें, सेम बात है। तो ये हम इस इक्वेशन पे पहुंचाए हैं, यही तो हमने इक्वेशन निकालनी थी, यही तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन था, जो कि बुक वाले ने क्या है डायरेक्ट लिख दिया कि जी ये सोल्यूशन आ गया। अब देखें के की ये वैल्यू है एन पाई ओवर एल, ठीक है, और के की वैल्यू वेव वेक्टर है टू पाई ओवर लैम्डा, ये तो हमें पता ही है कि ये वैल्यू है, टू पाई के साथ पाई कैंसिल हम कर दें, तो यहाँ से हम क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी का। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, लैम्डा मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, वन ओवर लैम्डा एफ ओवर वी, ये भी हमने देखा था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा करें ना, एफ लैम्डा, अब लैम्डा दूसरी साइड पे डिवाइड होगा और v इस साइड पे डिवाइड होगा, तो ये f ओवर v आ जाएगा, या इसको मैं न्यू, ये न्यू भी फ्रीक्वेंसी को शो करता है, न्यू n ओवर वी एस भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ से न्यू n की वैल्यू आ जाएगी, ये n इंटू वी एस, और टू इधर आकर l के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो न्यू s, ये देखें। अब ये n अगर n इज इक्वल टू वन पुट करें, जीरो तो पुट हम कर नहीं सकते, उसकी रीज़न है वो भी मैं बता देता हूँ। अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स ही इसमें पुट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो वी एस ओवर टू एल आ जाएगा, टू पुट करेंगे तो टू वी एस एल ओवर, तो मेरे पास ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी की मेरे पास क्या है, डिस्क्रीट वैल्यूज आ रही हैं,
ठीक है, n इक्वल टू 1 पे ये आ रही है, 2 पे ये आ रही है, 3 पे ये आ रही है, 4 पे ये आ रही है। इसको मैं 2 इंटू न्यू 1 भी लिख सकता हूँ, इसको 3 इंटू न्यू 1 इंटू 4 इंटू न्यू 1। क्या है न्यू 1 मेरे पास, क्या न्यू 1 किस चीज़ के इक्वल है, वी एस ओवर 2 एल के। ये हर टर्म में से कॉमन आ सकता है। तो फ्रिक्वेंसी की डिस्क्रीट वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। हमने एन की वैल्यूज़ चेंज करने से हमारे पास क्या है, फ्रिक्वेंसी की डिस्क्रीट वैल्यूज़ आ रही हैं। अब n इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि वेव वेक्टर बिकम 0 और वी कैन से वेव लेंथ बिकम्स इन्फिनिटी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये अगर हम n इज इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करें तो वेव वेक्टर 0 बन जाएगा, तो वेव ट्रैवल ही नहीं करेगी। ठीक हो गया जी। यहाँ पे दूसरी बात है लैम्डा। अगर हम इस फंक्शन को देखें, लैम्डा को इधर मल्टीप्लाई कर दें और n को इधर मल्टीप्लाई करें, यहाँ से लैम्डा निकालें, तो लैम्डा निकालें जब n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो लैम्डा इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कंडीशन भी हो गई। हैंस फ्रीक्वेंसीज आर डिस्क्रीट एंड आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अब ये तो हमने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, लेकिन हमने क्या निकालना था, डेंसिटी ऑफ मोड्स के पीछे हम भाग रहे थे, dn की वैल्यू निकालनी थी हमने। तो इसी इक्वेशन में से मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसमें से 2l इंटू वी न्यू ओवर वी एस आ जाएगा, 2l ओवर वी एस इंटू ये न्यू n, ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ, ठीक है, ये एट फ्रीक्वेंसी न्यू है और ये है एट फ्रीक्वेंसी न्यू प्लस डी न्यू। प्लस डी न्यू मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो डी एन है वो स्मॉल चेंज है। जब हम उस एटम को डिस्प्लेस करते हैं तो पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, वो न्यू प्लस डी न्यू केस बन जाता है। या इसको आप डायरेक्टली डी फॉर डी न्यू भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डी एन है, पॉसिबल मोड्स हैं फॉर द फ्रीक्वेंसी डी न्यू एन। ठीक है, ये मैंने जनरलाइज इसको लिख दिया डी न्यू एन। तो डी एन की वैल्यू आ गई। वेयर एन शोज नंबर ऑफ मोड्स एंड डी एन शोज नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स इन फ्रीक्वेंसी रेंज डी न्यू। अब ये डी न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज में जो पॉसिबल मोड्स हैं, जो पॉसिबल बन सकते हैं, ये उसकी वैल्यू है। अब सो वी कैन राइट, अब हम इसको राइट कर सकते हैं। अब देखें, स्टार्ट में मैंने ये रिलेशन निकाला था कि जी न्यू इज इक्वल टू डी एन ओवर डी न्यू, ये निकाला था ना, डी न्यू। ठीक है, ये न्यू पढ़ना है। अब डी एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी जी न्यू डी न्यू, तो मैंने सिंपली यहाँ पे डी एन की वैल्यू जी न्यू इंटू डी न्यू पुट कर दी है। वो किस चीज़ के इक्वल आ गया, 2l ओवर वी एस, 2l ओवर वी एस इंटू डी न्यू। ठीक है, ये हमारे पास, अगर हम सिर्फ सिंपल डी न्यू की जी न्यू की बात करें जो कि पर यूनिट फ्रिक्वेंसी रेंज था, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये रिलेशन ये अभी ये वाला मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो जी न्यू की वैल्यू आ जाएगी 2l ओवर वी एस। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। अब जी न्यू की वैल्यू 2l ओवर वी एस ये फिक्स है, ठीक है, ये तो हो गई फिक्स। लेकिन न्यू एन की वैल्यू हमारे पास अभी हमने देखा है कि वो चेंज हो रही थी फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी के। अब ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट आ रहा है जी न्यू, क्योंकि हमने इसकी यूनिट फ्रीक्वेंसी ली है। तो इसको हम क्या है, ग्राफ की मदद से, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ग्राफ, ये जी न्यू और ये है न्यू। अब इसका ग्राफ देखें, ये जी न्यू तो हो गया फिक्स, ठीक है जी, फिक्स हो गया। अब देखें, ये देखें न्यू की वैल्यू चेंज हो रही है। चेंज कैसे हो रही है, ये वी एस ओवर 2l है, ये 2v एस ओवर एल है। मतलब ये पहली ए थी वी एस ओवर एल, दूसरी उसका डबल है, तीसरी उसका ट्रिपल है, चौथी उसका ट्रिपल है। तो इस तरह इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखें, पहली फ्रिक्वेंसी न्यू का ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा उसका क्या है, डबल है, तीसरा उसका ट्रिपल है और चौथा उसका ट्रिपल है, और इसी तरह सारे उनके दरमियान इक्वी डिस्टेंस होगा। ये उसका जनरल फार्मूला है, ये क्या है मैंने यहाँ पे शो कर दिया, ये है वी ए न्यू एन इज इक्वल टू एन वी एस ओवर 2l। तो ये ग्राफ मैंने समझा दिया, अगर आपको समझ आई है तो बेस्ट, नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। अगेन मैं डिस्प्लेस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगेन एक बार समझा देता हूँ। अब जी न्यू ये हमारे पास था यूनिट फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट फ्रिक्वेंसी। पर यूनिट फ्रिक्वेंसी पे हम देखते हैं तो जी न्यू वैल्यू फिक्स आ रही है,
लेकिन न्यू जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हैं वो हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी आ रही हैं, वो एक से ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। इसी एक फिक्स जी न्यू की एक फिक्स वैल्यू पे वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो इस तरह ये सिंबल डिनोट कर रहा है, ये इसी तरह आगे जारी रहेंगी। From here we can see that frequencies of string have discrete values of integral multiple of Vs over 2L। तो ये भी मैंने बता दिया है कि हर में से वो 2v1 कैसे लिखा था, 2 न्यू 1 Vs over 2L, ये न्यू 1 की इक्वल है। तो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ न्यू 1 है या Vs of 2L है, सेम बात है। अब मैं इस इक्वेशन 3 को अगेन यहाँ पे ले आया हूँ, क्यों ले आया हूँ इसको समझते हैं। अब इसको हमने क्या है, पहले ये 1 डायमेंशन का केस है, अब हमने इसको 3 डायमेंशन में लेके जाना है। 1 डायमेंशन का हमने जनरल सोल्यूशन निकाला है, ठीक है। अब इसका 3 डायमेंशन में सोल्यूशन निकालना है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं 3 डायमेंशन में लिखना चाहूँ तो मैं उसको इस तरह, क्योंकि उसमें x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा और t तो है ही है, तो ये इस तरह लिखी जाएगी, करली स्क्वायर u ओवर करली x स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर u ओवर करली y स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर u ओवर करली z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर v स्क्वायर करली स्क्वायर u ओवर करली t स्क्वायर। अब मैं इसका अगर अगेन जनरल सोल्यूशन निकालूं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाऊं, एक्सिलरी इक्वेशन लगाऊं, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ उसकी एनालॉजी यूज़ कर लेते हैं। अब हमारे पास आंसर क्या आया था, उसका जनरल सोल्यूशन u ऑफ x और t आया था a साइन इंटू दिस टर्म कॉज इंटू दिस टर्म, ठीक है। अब मेरे पास y और z ऐड हो गए हैं, तो मैं n को क्या कर दूंगा, nx कर दूंगा और इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, एक को ny के लिए y के लिए मैं ny कर दूंगा और उसके साथ y लिख दूंगा, और z के लिए nz कर दूंगा और उसके साथ z मल्टीप्लाई कर दूंगा। सेम ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आप निकालना चाहें तो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दिया, आप निकाल सकते हैं। और nx ny nz ये भी हमें पता है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ज़ीरो भी नहीं हो सकते, 1 से ग्रेटर ही होंगे, ठीक है जी। ये वैल्यू भी ये, क्योंकि इसका मैंने आपको बताया कि ये हम क्यों नहीं ले सकते। नो फ्रॉम इक्वेशन 6, अब इक्वेशन 6 मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पे ये देखें इक्वेशन 6 है जिसमें न्यू की वैल्यू दी गई है और के की वैल्यू, इस इक्वेशन को लेकर हम अब चल रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 6, अब इक्वेशन 6 में हमने न्यू की ये वाली वैल्यू देखी है, न्यू इज इक्वल टू एन वी एस ओवर 2L। यहाँ से n की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, n इज इक्वल टू 2L ओवर वी एस इंटू न्यू, ये है 1 डायमेंशन के केस में। अब मैं इसको 3 डायमेंशन में लिखना चाहता हूँ इसी n को, तो इस केस के लिए तो मेरे पास था n इज इक्वल टू एन एक्स, ठीक है, एन एक्स, ये मैग्नीट्यूड है जी, ये भी याद रखना। अब देखें मैं अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ v का, ठीक है, तो मैं कैसे लिखता हूँ, सिर्फ v की बात मैं कर रहा हूँ, अंडर रूट वी एक्स स्क्र प्लस वी वाई स्क्र प्लस वी जी स्क्र। और इसी तरह अब मैं मैग्नीट्यूड लिखने लगा हूँ n का, और ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई, एन एक्स भी है, एन वाई भी है, एन जी भी है, तो मैं इसको लिखूंगा n इज इक्वल टू अंडर रूट एन एक्स स्क्र प्लस एन वाई स्क्र प्लस एन जी स्क्र। अब दोनों साइड पे इसका क्या है, स्क्वायर ले लेंगे, तो ये एन स्क्वायर बन जाएगा, एन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस चीज़ बन जाएगा, तो ये एन स्क्वायर, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2L ओवर वी एस इंटू न्यू का होल स्क्वायर, ये इस साइड का भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इस चीज़ की ये वैल्यू आ गई। अब इस सारी चीज़ को मैं एन स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो ये एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4L स्क्वायर ओवर वी एस स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन 8 कह देता हूँ, ठीक है जी। ये फॉर 3 डायमेंशन के केस के लिए ये दिस इक्वेशन गिव्स द पॉसिबल मोड्स फॉर 3 डायमेंशनल केस। अब ये पॉसिबल मोड्स देती है 3 डायमेंशन के केस में। नाउ टू डिटरमाइन द पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जी न्यू डी न्यू in the frequency range nu and nu plus d nu, we consider a network of points in the space defined by the positive integral coordinates nx ny and z। ये पॉजिटिव इंटीग्रल क्यों कह रहा है, क्योंकि n की वैल्यू हम 1 से ग्रेटर ही ले सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया है, ये क्योंकि हमने यहाँ पे nx ny nz लिया हुआ है, तो हम इसलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम nx ny और nz लेंगे x y z की बजाय, ठीक है। अब देखें ये मेरे पास है, सॉरी यहाँ पे ये इसको पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ये पॉजिटिव एन वाई है, ठीक है, ये पॉजिटिव एन एक्स है और ये पॉजिटिव एन जी है, और इसी कोऑर्डिनेट में सारे पॉइंट्स लाई करेंगे, क्योंकि ये
एन की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं हो सकती, एन जी की भी नहीं हो सकती। तो सारे इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए इस चीज़ को समझने के लिए। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर मेरे पास ये एक सिंपल एक सर्कल होता है, ठीक है, और ये हम क्या है ओरिजिन से यहाँ तक उसको हम आर लेते हैं, जिसमें ये वैल्यू होती है एक्स और ये होती है वाई, और आर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, सेम बात है। तो सिमिलरली अब हमारे पास यहाँ पे थ्री डिमेंशनल केस है, एन एक्स है, एन वाई है और एन जी है, इनके स्क्वायर को मैं क्या है आर स्क्वायर के इक्वल लिख सकता हूँ। ठीक हो गया जी, सिंपल सी बात है। द रेडियस वेक्टर आर ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन एज, अब किसी भी पॉइंट का हो सकता है, इनमें से किसी भी पॉइंट का ये हो सकता है, एन एक्स एन वाई एंड एन जी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर, यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2l ओवर वी एस इंटू न्यू, ये हमने आर की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब देखें मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये आ जाएगा डी आर इज इक्वल टू 2l ओवर वी एस इंटू डी न्यू। ये इक्वेशन मैंने इसको 9 कहा है, इसको 10 कहा है, क्यों, क्योंकि इन इक्वेशंस को हम आगे यूज़ करने वाले हैं। अब देखें हमने हमारे पास एक अगर सफ़ेयर हो तो उसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी तो होता है, ठीक है, ये मैंने एक सफ़ेयर लिया हुआ है। अब एक सफ़ेयर हो तो उसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होता है, उसको मैं वी प्राइम कह देता हूँ, वो मेरे पास है 4/3 पाई आर क्यूब की इक्वल, ठीक है। और मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये आएगा डी वी प्राइम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर आर क्यूब का 3r स्क्वायर इंटू डी आर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। मैं इसको प्राइम में क्यों ले रहा हूँ, देखें ये मेरे पास होल सफ़ेयर की बात हो रही है, ये होल सफ़ेयर की बात हो रही है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जो ओरिजिनल वॉल्यूम चाहिए वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए, ये होल सफ़ेयर का वॉल्यूम आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको प्राइम के साथ शो कर रहा हूँ। बट वी आर टेकिंग फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर, सो 1/8 इंटू डी वी प्राइम। अब डी वी प्राइम की वैल्यू मेरे पास आ गई है, जिसमें आर स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड किया, और डी आर की वैल्यू जो कि ये डी आर की वैल्यू ये है और आर स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर देंगे सिंपली। और देखें मैंने 1/8 के साथ क्यों डिवाइड किया है, मुझे वो था पूरे डी वी प्राइम जो था वो पूरे स्फेयर का वॉल्यूम था, ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ इसी पॉइंट, इस इन्हीं पॉइंट्स जहाँ पे मैंने पॉइंट्स ड्रा किए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मुझे ये चाहिए। अब देखें थ्री डायमेंशन है मेरे पास, एक तो ये सामने वाला और एक इधर वाला, दो इनके बैक साइड पे, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, और इसी तरह 4 नीचे, दो ये बैक साइड वाले और दो यहाँ पे सामने वाले, 8 टोटल 8 बनते हैं। और ये फर्स्ट की अगर बात की जाए तो ये 1/8 होगा, तो मैंने इसलिए इसको 1/8 के साथ डिवाइड कर दिया इंटू डी वी प्राइम। अब आर स्क्वायर की वैल्यू भी हमने फाइंड की है, डी आर की भी की है, वो यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे तो डी वी की वैल्यू आ गई। अब देखें डी वी के बारे में, डी वी हमने फाइंड क्यों किया है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स चाहिए फॉर द पॉजिटिव इंटीजर्स एन एक्स एन वाई एन जी, यानी उनकी वैल्यू 1 से ग्रेटर के लिए हमें नंबर ऑफ मोड्स चाहिए। तो हम जो डी वी है, अगर इस वॉल्यूम में डी वी जो हमने लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसमें जितने भी मॉड्स होंगे, पॉसिबल मॉड्स होंगे, वो उसके वॉल्यूम के इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्यूब सो वी कैन राइट। अब मैं इस डी वी को क्या है डी एन के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इस वॉल्यूम डी वी में मेरे पास क्या है डी एन नंबर ऑफ मॉड्स हो सकते हैं। अब मैं डी एन इज इक्वल टू जी न्यू, डी न्यू होता है, तो मैं इसकी जगह सिंपली जी न्यू डी न्यू रिप्लेस कर दिया इज इक्वल टू डी वी, सिंपल सी बात है। और डी वी की वैल्यू हमने यहाँ से अभी अभी निकाल चुके हैं, ये वैल्यू है, इसको मैं एल क्यूब को मैं कह देता हूँ वी, सिंपल सी बात है, वी 4 पाई वी इंटू 1/v एस क्यूब इंटू न्यू स्क्वायर डी न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 11 पे आ गए। अब देखें यहाँ पे ये हम बाय कंप्यूटर ये ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, वैसे ड्रा नहीं कर सकते, इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ये क्या शो कर रहा है। फॉर अ परफेक्ट continuum the frequency vary between 0 and infinity
अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0 से इन्फिनिटी के दरमियान क्या है, लाई करती है, चेंज होती है। एंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वाइब्रेशनल मोड्स इंक्रीज विद स्केयर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब देखें जो ये चेंज आ रही है, ये फ्रीक्वेंसी के स्केयर के साथ आ रही है, ठीक है। और किसकी चेंज आ रही है, पॉसिबल मोड्स जी न्यू डी न्यू, ठीक है। ग्राफ इज शोन फॉर दिस फार्मूला फॉर डिफरेंट वैल्यूज। अब हम न्यू की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास ग्राफ ये आएगा। बाय हैंड हम इसको ड्रा नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या है, एक कंप्यूटर की मदद से बाय हैंड तो हम ये ऐसे लकीर खींचेंगे, हाँ जी ये ग्राफ ड्रा हो गया जी, बस ऐसे खींच सकते हैं। वैसे एग्जैक्ट जो ग्राफ है वो ये कंप्यूटर की मदद से आता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर होते हैं। इन जनरल इलास्टिक वेव्स प्रोपोगेटिंग इन अ सॉलिड आर ऑफ टू टाइप्स। अब देखें, मैंने ये बात कई बार आपको इसी लेक्चर में बताई है कि मेरे पास जो वेव्स जो प्रोपोगेट करती है किसी भी सॉलिड में, वो ट्रांसवर्स भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। अब लॉन्गिट्यूडनल क्या है, अब देखें वेव इस सिमत में जा रही है, और लॉन्गिट्यूडनल क्या होगी, उसकी प्रोपोगेशन इसी वेव की सिमत में ही होगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। वो आप क्या है नेट पे भी देख सकते हैं, वो स्प्रिंग की मदद से आपको स्लंकी की दिखा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट पिक्स आएंगी। और जो दूसरी है ट्रांसवर्स, अब देखें वेव इस सिमत में ट्रेवल कर रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरह है, ठीक है। प्रोपोगेशन डायरेक्शन वो क्या है, इस तरह उसके परपेंडिकुलर आ रही है, तो इस किस्म की वेव को हम ट्रांसवर्स बोलते हैं, जो कि 9th की फिजिक्स का एक मेजर बेसिक टॉपिक है। तो अब देखें, अब यहाँ पे इन सॉलिड ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव हैज़ टू प्रोपोगेशन मोड्स। अब देखें ट्रांसफर जो मेरे पास होगी लॉन्गिट्यूडनल, वो तो ऐसे ऐसे मूव करेगी, सिर्फ एक ही डायरेक्शन बन रही है। अब जो मेरे पास ट्रांसवर्स होगी वो ऐसे ऐसे मूव करेगी, जिसकी दो प्रोपोगेशन मोड्स बन रहे हैं, ठीक है, एक ये मोड और एक ये मोड, तो इसके दो मोड्स बन रहे हैं। तो अब मैं जब ट्रांसवर्स लिखूंगा, अब हमने क्या है, उसकी वेलोसिटी लिखनी है, v ऑफ s को हमने क्या है, पहले हमने vs इन जनरल लिया था, ठीक है, ये vs फॉर किस लिए था, स्ट्रिंग के लिए था। अब स्ट्रिंग में हमने उसको अलग-अलग कर दिया कि उसमें ट्रांसवर्स वेव भी होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स के लिए मैंने उसको vt कह दिया है, और उसके कितने मोड्स हैं, दो मोड्स हैं, तो उसको दो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और इसी तरह जो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये लॉन्गिट्यूडनल के लिए। तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स, डेंसिटी ऑफ मोड्स हमने क्या है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने अपने तौर पे ट्राई किया है कि ब्रीफली हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए, और अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और हाँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स में जाएंगे, वहाँ पे प्ले लिस्ट होगी कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कोर्स की, उसके पहले लेक्चर में मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।